हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th के पहले चैप्टर रसायन की कुछ मूल अवधारणा के अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन। ठीक है, इससे पिछले वाली वीडियो में हम लोग डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था उसको पढ़े थे और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाओं के बारे में पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन। ठीक ना, देखिए जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन तत्वों की खोज हुई, इसके अलावा भी पॉजिट्रॉन, मेसान, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो ऐसे बहुत सारे कण थे। जब इन सभी कणों की खोज हुई तब ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत में जो कही गई बातें थी, कुछ बातें उतना स्पष्ट क्लियर नहीं हो पा रही थी, मतलब कुछ न कुछ उसमें त्रुटि पाई जा रही थी। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कुछ पॉइंटों पे संशोधन किया। उसी को हम लोगों को देखना है। देखिएगा जरा ध्यान से। पहला पॉइंट ये बोला गया कि परमाणु अविभाज्य तथा अति सूक्ष्म कण नहीं होता है। ठीक ना, यदि हम लोग किसी परमाणु की बात करें तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में ये बताया गया था कि पदार्थ का सबसे छोटा कण जो होता है, जो अविभाज्य भी होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु। पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है और वे कैसा होता है? अविभाज्य होता है, मतलब उसको विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि कणों की खोज हुई तो उससे भी, परमाणु से ही ये सब कण निकले हैं। इसका मतलब परमाणु में भी बहुत छोटे छोटे कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। ठीक ना, तो इसलिए ये बोला गया कि परमाणु अविभाज्य और अति सूक्ष्म कण नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि कण पाए जाते हैं, यानी परमाणु से भी छोटा कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसान, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, बात समझ में आ रही है? ऐसे बहुत सारे कण पाए जाते हैं। ठीक ना, इसलिए पदार्थ का सबसे छोटा कण, अविभाज्य कण परमाणु नहीं है। ठीक ना, बात समझ में आ रहा है? आगे हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट बोला गया कि परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, अर्थात परमाणु अविनाशी है। ठीक ना, तो अगर हम लोग परमाणु को न तो नष्ट कर सकते हैं, न तो उत्पन्न कर सकते हैं, यानी परमाणु कैसा है? अविनाशी है। लेकिन अगर हम लोग बात करें बच्चों रेडियो एक्टिव तत्वों के परमाणुओं की बात करें, रेडियो एक्टिव तत्वों के परमाणुओं से अल्फा, बीटा, गामा कण बाहर निकलते हैं ना। अल्फा, बीटा, गामा कण किरण के रूप में बाहर निकलते हैं और इनके द्वारा नए परमाणु बनाए जा सकते हैं। ठीक ना, इनके द्वारा क्या होते हैं? नए परमाणुओं का निर्माण किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट में भी संशोधन हुआ। ठीक ना, क्या संशोधन हुआ कि न तो नष्ट, परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन अल्फा, बीटा, गामा कणों के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? नए परमाणु का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों। एक ही तत्व के परमाणु भार अलग अलग हो सकते हैं, जिन्हें समस्थानिक कहते हैं। ठीक ना, एक ही तत्व के परमाणु भार अलग अलग हो सकते हैं। एक ही तत्व के परमाणु एक ही होते हैं, ऐसा डाल्टन साहब का मानना था। लेकिन यहाँ पे ये बताया गया कि एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं, उन परमाणुओं के जो परमाणु भार होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। परमाणु क्रमांक समान होंगे लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो सकते हैं, जिन्हें हम लोग समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक। जैसे देखिए कार्बन की अगर बात करें बच्चों तो कार्बन में 6 परमाणु क्रमांक है और 12 परमाणु भार है। अगले कार्बन के परमाणु में 6 परमाणु क्रमांक तो है लेकिन परमाणु भार 13 हो गया। अगले वाले में 6 परमाणु क्रमांक तो है लेकिन परमाणु भार 14। तो परमाणु भार जो है अलग अलग मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे तत्वों को जहां पे परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार अलग अलग हो, एक ही तत्व में परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार अलग अलग हो, तो ऐसे तत्वों को समस्थानिक कहा जाता है। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की। अलग अलग तत्वों के परमाणु भार समान हो सकते हैं, परमाणु भार समान हो सकते हैं, जिन्हें समभारी कहते हैं। ठीक ना, यानी इनका कहना का मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा, ये बोल रहे हैं कि एक अलग अलग तत्व अगर हमारे पास है, ठीक ना, अलग अलग तत्वों के परमाणु भार की अगर बात किया जाए, किसकी बात किया जाए?
परमाणु भार की, तो अलग अलग तत्वों के परमाणु भार अलग अलग होने चाहिए, लेकिन बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जिनके परमाणु भार समान होते हैं, ठीक ना। तो अलग अलग तत्वों के परमाणु भार कैसे होते हैं बच्चों, समान होते हैं। और परमाणु भार यदि समान होंगे, क्या समान होंगे, परमाणु भार यदि समान होंगे तो ऐसे तत्वों को हम समभारिक कहेंगे। क्या कहेंगे, समभारिक, नाम से ही पता चल रहा है, सम मतलब बराबर, भारिक मतलब भार, भार का मतलब परमाणु भार, ठीक ना। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान होंगे और परमाणु क्रमांक अलग अलग, अलग अलग तत्व है भाई तो परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा ही, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे और परमाणु भार समान होंगे तो ऐसे तत्वों को हम लोग क्या कहेंगे, समभारिक कहेंगे। जैसे जरा ध्यान दीजिए इधर, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। आर्गन की बात करें तो परमाणु क्रमांक 18, परमाणु भार कितना है 40। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19, परमाणु भार 40। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 और परमाणु भार 40। तो सबके परमाणु भार देखिए समान है और ये सब अलग अलग तत्व हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अलग अलग तत्वों के परमाणु भार समान हो सकते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, समभारिक। लेकिन समभारिक की व्याख्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में नहीं की गई थी, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, अगला पॉइंट क्या है, परमाणु सदैव सरल पूर्ण अनुपात में, ठीक है, सरल पूर्णांक अनुपात में ही संयोग करते हैं। यानी कि जब भी परमाणु आपस में संयोग करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो उनका अनुपात जो होता है सरल पूर्णांक अनुपात होता है, ठीक ना। सरल पूर्णांक अनुपात का मतलब जैसे देखिए यहाँ पे H2 है बच्चों, H2 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो संबंधी एक के अनुपात में है, ये सरल अनुपात है। अब इसको छोटे अनुपात में, इसका और छोटा रूप हम लोग नहीं बना सकते ना, जिसका छोटा रूप न बनाया जा सके उस अनुपात को हम क्या कहेंगे, सरल पूर्णांक अनुपात। पूर्णांक का मतलब जो वैल्यू मतलब दशमलव में ना हो, ठीक ना, पूर्णांक का मतलब ये। आगे हम लोग बात करेंगे, देखिए अगला पॉइंट क्या है, ग्राम परमाणु भार, ठीक ना। ग्राम परमाणु भार से पहले आपको पता होना चाहिए परमाणु क्या होता है। हालांकि हम लोग परमाणु पिछली क्लासों में पढ़े भी होंगे, फिर भी देख लेते हैं। परमाणु की अगर बात करें बच्चों, तो पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु, ठीक ना। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे, ठीक है। परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण डाल्टन के अनुसार माना जा रहा था, लेकिन जैसे ही कुछ और छोटे कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हुई तो अब परमाणु को हम लोग सबसे छोटा कण या न्यूनतम कण नहीं मान सकते, क्योंकि उनसे भी छोटे कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो ऐसे कण पाए जाते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं हम लोगों ने परमाणु पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं ग्राम परमाणु भार। जब किसी तत्व के परमाणु भार को ना, जब किसी तत्व के परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त किया जाए, किसमें व्यक्त किया जाए बच्चों, ग्राम में, ठीक ना। जब किसी तत्व के परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे ग्राम परमाणु भार कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राम परमाणु भार। जब किसी तत्व के परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त किया जाए तो उसे ग्राम परमाणु भार कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु भार 16 ग्राम होता है, कितना होता है, ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु भार 16 ग्राम होता है। जैसे नाइट्रोजन का ग्राम परमाणु भार 14 ग्राम होता है, ठीक ना। तो इस तरह से अगर किसी तत्व के परमाणु भार को अगर ग्राम में व्यक्त करते हैं वो उसका ग्राम परमाणु भार कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, ग्राम परमाणु भार कहलाता है। अगला पॉइंट अणु। अणु क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। मतलब जो परमाणु की परिभाषा है उसका अपोजिट हम लोग इसमें बोलेंगे, ठीक ना, कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा था, अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं था, लेकिन ये क्या होगा, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अणु कहेंगे, ठीक ना। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अणु कहते हैं, यानी ये अणु कहलाता है, ठीक है। अणु पदार्थ, अणु में पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। पदार्थ के जितने भी गुण होते हैं वो अणु में क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। बात समझ में आ रहा है। और अगर अणु की बात करें बच्चों तो अणु
का निर्माण परमाणुओं के मिलने से होता है। बहुत सारे परमाणु जब मिलते हैं तो अणु का निर्माण करते हैं, ठीक ना। परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अणु किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं से, ठीक ना। अणु के प्रकार की बात कर ले बच्चों तो ध्यान दीजिएगा, अणु दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। जरा ध्यान दीजिए, पहला है समपरमाणविक अणु। समपरमाणविक का मतलब इसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होंगे, ठीक ना। देखिए, वे अणु जिनमें एक ही तत्व के परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? समपरमाणविक अणु, ठीक ना। एक बार फिर से सुनिए बच्चों, वे अणु जिनमें केवल एक ही तत्व के परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? समपरमाणविक अणु कहते हैं। और समपरमाणविक अणु में भी कई कैटेगरी है, जरा ध्यान दीजिए। अगर हम लोग पहले एग्जाम्पल की बात करें तो एक परमाणविक अणु का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें परमाणु कितने हो? एक हो, ठीक ना। एक ही प्रकार के परमाणु हो तो ऐसे परमाणु को हम लोग क्या कहेंगे? एक परमाणविक अणु। जैसे हीलियम में एक ही जैसे परमाणु होते हैं ना। नियान हो गया, आर्गन हो गया, ठीक ना। जितनी अक्रिय गैसें होती हैं सब एक परमाणविक अणु होती हैं। कैसी होती हैं बच्चों? एक परमाणविक अणु। द्विपरमाणविक अणु का मतलब जैसे हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के दूसरे परमाणु से संयोग किया, तो जब दो परमाणु संयोग करेंगे तो उनको हम क्या कहेंगे? द्विपरमाणविक अणु, ठीक ना। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब क्या है? द्विक परमाणुविक अणु होते हैं, ठीक ना। आगे हम लोग बात करते हैं त्रिपरमाणुविक अणु की बात करें बच्चों तो जैसे ओजोन में ऑक्सीजन के 3 परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं। उसी तरह से बहुपरमाणुविक अणु की बात करें तो जैसे फास्फोरस में 4 फास्फोरस के परमाणु आपस में जुड़ के एक अणु का निर्माण कर रहे हैं। सल्फर की बात करें तो सल्फर में 8 परमाणु, सल्फर के 8 परमाणु आपस में संयोग करके सल्फर के एक अणु का निर्माण करते हैं। तो ऐसे जिनमें एक ही तत्व के परमाणु उपस्थित होंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? समपरमाणुविक अणु कहते हैं, ठीक ना। दूसरा होता है विषम परमाणुविक अणु, ठीक ना। विषम परमाणुविक अणु का मतलब वे अणु जिनमें भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, ठीक ना, वे अणु जिनमें भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? विषम परमाणुविक अणु कहते हैं, ठीक ना। जिसमें भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु उपस्थित होंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? विषम परमाणुविक अणु कहेंगे। जैसे यौगिक की बात कर लें, सब यौगिक इसी में आते हैं, विषम परमाणुविक अणु में आते हैं। जैसे HCl यौगिक का एक अणु जो होगा उसमें एक परमाणु हाइड्रोजन का और दूसरा किसका होगा? क्लोरीन का। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात कर लें तो सल्फ्यूरिक अम्ल की अगर बात करें बच्चों तो इसमें हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन तीनों तत्वों के परमाणु उपस्थित होते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग आगे बात कर लें, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के परमाणु उपस्थित है। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों तत्वों के परमाणु क्या है? उपस्थित है, ठीक ना। तो जिसमें एक से अधिक प्रकार के तत्वों के परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? विषम परमाणुविक अणु बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो आगे हम लोग अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों अणुभार, ठीक ना। अणुभार क्या होता है? जरा ध्यान दीजिए सभी लोग। किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या होती है जो यह बतलाती है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के 1/12वें भाग का कितना गुना है, ठीक है, कितना गुना भारी है। बात समझ में आ रहा है? अणुभार का मतलब हुआ कि अणुभार वह संख्या होती है, ठीक ना, जो यह बतलाती है कि किसी पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है, ठीक ना। ये आपको किताब में भी परिभाषा मिल जाएगी, आपको इसको याद रखना है बच्चों। देखिए, अमोनिया के अणुभार की बात करें तो अमोनिया का अणुभार 17 AMU होता है। कैसे? नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, तो 3 हाइड्रोजन है तो 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा 14 और 3 17 AMU, ठीक है। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालें तो सोडियम का कितना होगा? 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो 23, 16 और 1 को जोड़ेंगे तो 40 AMU होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? अणुभार निकालते हैं। अब अगली हेडिंग है ग्राम अणुभार। ग्राम अणुभार का मतलब अगर हम लोग किसी अणु के अणुभार को ग्राम में व्यक्त करते हैं, है ना, किसी अणु के अणुभार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे ग्राम अणुभार कहते हैं। जैसे हम लोग पिछली परिभाषा क्या पढ़े थे कि किसी
परमाणु के परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त करते हैं तो उसे ग्राम परमाणु भार कह रहे थे। उसी तरह से किसी अणु के अणु भार को ग्राम में व्यक्त किया जाए तो उसे हम लोग कहते क्या है बच्चों, ग्राम अणु भार। क्या कहेंगे, ग्राम अणु भार। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इसमें एक पॉइंट लिखा गया है, किसी आयनिक यौगिक जैसे NaCl, MgCl2, MgO, ठीक ना, किसी आयनिक यौगिक की बात करें मतलब ऐसा यौगिक जो आयनों से मिलकर बना हो, ठीक ना, जिनको तोड़ने पर कोई ना कोई आयन प्राप्त होता हो, ठीक है, जो आयनों में विभाजित होते हो, तो जो यौगिक आयनों से मिलकर बना होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, सूत्रभार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सूत्रभार कहते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें अणु के स्थान पर, ठीक ना, क्या पाए जाते हैं, सूत्र, ठीक ना, क्या पाए जाते हैं, आयनिक यौगिक में आयन उपस्थित होते हैं। क्योंकि आयनिक यौगिक जो होते हैं इनमें क्या पाए जाते हैं, आयन उपस्थित होते हैं, इसलिए इनको हम लोग सूत्रभार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सूत्रभार कहते हैं। ठीक ना, अगला पॉइंट है तुल्यांकी भार। देखिएगा तुल्यांकी भार क्या होता है, किसी तत्व का तुल्यांकी भार उसके द्रव्यमान भागों की वह संख्या होती है, उसके द्रव्यमान भागों की वह संख्या होती है जो हाइड्रोजन के 1.008 या ऑक्सीजन के 8 तथा क्लोरीन के 35.5 द्रव्यमान, ठीक ना, 35.5 AMU द्रव्यमान भाग से संयुक्त होती है, ठीक ना, या इनके द्वारा विस्थापित होती है। ठीक ना, इनका मात्रक क्या होता है, इनका मात्रक होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक ना, AMU। तुल्यांकी भार बराबर फार्मूला क्या होता है, परमाणु भार बटा में, परमाणु भार या अणु भार बटा में n, ठीक ना। तुल्यांकी भार को हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं और तुल्यांकी भार बराबर फार्मूला होता है परमाणु भार या अणु भार बटा में क्या, n। n क्या है, n यहाँ पे लिखा गया है, जहाँ पे देखिए परमाणु के लिए n बराबर संयोजकता, परमाणुओं के लिए n बराबर क्या है, संयोजकता है। अम्लों के लिए n बराबर क्या होता है भाई, क्षारकता। क्षारकता का मतलब H+ आयन की संख्या। यदि क्षार की बात करें, क्षार के लिए n का मान क्या होगा, अम्लीयता। ये अम्लीयता कैसे निकलता है, किसी भी क्षार में जो OH आयन की संख्या होगी उसको हम लोग अम्लीयता कहेंगे। किसी आयन की बात कर ले तो आयन में आवेशों की जो संख्या होगी, है ना, उसको हम लोग n कहेंगे। बात समझ में आ रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पे सीखते हैं तुल्यांकी भार ज्ञात करना, ठीक ना। तुल्यांकी भार ज्ञात कैसे किया जाता है बच्चों, हम लोग यहाँ पे निकालना सीखेंगे। देखिए हमारे पास कोई पदार्थ होगा तो या तो अम्लीय होगा, या तो क्षारीय होगा, या तो विद्युत लवण होगा ना, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा या फिर लवण होगा। तो अम्ल की तुल्यांकी भार ई से निकालना हो, ठीक ना, अम्ल का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। तो फार्मूला क्या होता है, अणु भार बटा में क्षारकता। अम्ल का निकालना है तो अणु भार बटा में n। n का मतलब हमने अभी यहाँ बताया कि अम्लों के लिए n बराबर क्या होगा, क्षारकता। और क्षारकता का मतलब होता है अम्ल में जितना H+ आयन होगा उसी की संख्या की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का ई का मतलब तुल्यांकी भार निकालना है तो इसका सबसे पहले अणु भार निकालेंगे। आपको पता है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु भार कितना होगा, 98। कैसे, देखिए हाइड्रोजन का एक तो 2 हाइड्रोजन का 2 होगा, सल्फर का 32 होगा और ऑक्सीजन का 16, 4 बार ऑक्सीजन है तो 16 चौक को 64, 64 और 32 कितना हो जाएगा, 96 और 2 हाइड्रोजन का 98, 98 बटा में 2, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 49। ये 49 जो निकल के आया सल्फ्यूरिक अम्ल का, ये क्या है, तुल्यांकी भार है। इसी तरह से आप किसी भी अम्ल का तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। यदि क्षार की बात करें बच्चों तो क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है, यहाँ भी फार्मूला होता है अणु भार बटा में अम्लीयता। अब क्षार के लिए देखिए अम्लीयता का मतलब क्या है, n मतलब n बराबर क्या है, अम्लीयता, और अम्लीयता का मतलब OH आयन की संख्या। n बराबर क्या होगा, अम्लीयता, और अम्लीयता का मतलब OH आयन की संख्या। तो क्षार का तुल्यांकी भार निकालना हो तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे अणु भार बटा में अम्लीयता, अम्लीयता का मतलब OH आयन की संख्या। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना होता है ना, ये कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड की बात करें, इसका क्या निकालना है, ई का मतलब तुल्यांकी भार। तो अगर इसका तुल्यांकी भार निकालना है तो सबसे पहले इसका क्या निकाल देंगे, अणु भार। अणु भार कैसे निकालेंगे, देखिए 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 दूना 32 और 2 हाइड्रोजन का कितना होगा 2, तो 32 2 34। कैल्शियम का 40 होता है तो 32
और 2 34, 34 और 40 कितना हो जाएगा 74। और इसमें OH आयन की संख्या कितनी है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे, यानी इसका तुल्यांकी भार कितना निकल जाएगा बच्चों, इसका तुल्यांकी भार आ जाएगा 37, ठीक ना। उसी तरह से लवण की बात करें तो लवण का तुल्यांकी भार अगर हमको E निकालना है तो इसके लिए फार्मूला होगा अणु भार बटा में आयनों की संख्या। आयनों की संख्या के जगह पे हम लोग रखेंगे आवेश की संख्या, ठीक ना। जैसे कैल्शियम क्लोराइड का अगर हमको तुल्यांकी भार निकालना है तो कैल्शियम क्लोराइड का पहले हम लोग अणु भार निकालेंगे और बटा में इसको तोड़ेंगे तो इसमें आवेश की संख्या 2 होगी, कितनी होगी 2, ठीक ना। कैल्शियम डबल प्लस और 1 Cl पे 1 माइनस तो 2 Cl पे 2 माइनस, तो आवेश की संख्या कितनी होगी बच्चों 2। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कैल्शियम का अभी हमने बताया था परमाणु भार कितना होगा 40, क्लोरीन का 35.5, 2 बार है तो 35.5 गुणे 2 71 हो जाएगा, तो 71 और 40 111, 111 बटा में 2 55.5 आएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी अम्ल क्षार या फिर लवण का तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं, ठीक ना। तो आज की वीडियो में बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, आगे आने वाले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।